दोस्तों, टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि नवी महानगर पालिका का हालिया चुनाव हुआ और सत्तारूढ़ बीजेपी 66 नगर सेवकों के साथ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। इसमें 42 सीट जो है शिवसेना को मिले। शिवसेना इस वक्त विपक्ष में है और दोनों पार्टियों को मिलाकर 111 की संख्या के अनुसार 10 स्वीकृत नगर सेवकों की नियुक्ति की गई। लेकिन इन स्वीकृत नगर सेवकों की चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वयं मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट राजीव मोहन मिश्रा जी, जिन्होंने इस पूरी याचिका को कोर्ट में दाखिल किया है। हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप जो है कोर्ट तक आपको जाना पड़ा। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने आज जो याचिका का खुलासा किया है कि स्वीकृत नगर सेवकों के खिलाफ आपने कोर्ट में याचिका डाली है, थोड़ा विस्तार में बताइए कि क्या खास मुद्दे हैं और किस आधार पर आपने याचिका दाखिल की है। देखिए सुधीर जी, जो महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम है, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम में जो डायरेक्ट इलेक्टेड जो काउंसिलर होते हैं, नगर सेवक होते हैं, उसके अलावा स्वीकृत नगर सेवक की भी व्यवस्था है। स्वीकृत नगर सेवकों का चयन जो है वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां करती हैं। मगर स्वीकृत नगर सेवक का जो मोटिव है इस एक्ट में लाने का, वो ये है कि शहर में बहुत ऐसे प्रबुद्ध लोग या बहुत ऐसे तज्ञ लोग होते हैं जो चुनाव लड़ करके जीत नहीं सकते और नगर सेवक बन करके पालिका में आ नहीं सकते, लेकिन उनके जो अनुभव है, उनका जो तज्ञ स्पेशलाइजेशन है, उनको उनके फील्ड का, उसका लाभ महानगर पालिका को मिलना चाहिए और उनके सहयोग से महानगर पालिका की जो प्रशासन है वो और बेहतर काम कर पाएगी। इसके लिए शहर के ऐसे तज्ञ लोगों को चुनने की प्रक्रिया निर्धारित है। मगर आप देखिए कि जिन लोगों को हम और आप लाइन में खड़े होकर के मतदान के लिए घंटों लाइन में खड़े रह करके और चुन करके नगर सेवक बना करके इनको महासभा में भेजते हैं, वही नगर सेवक जब हम लोगों के बीच में से कुछ अच्छे लोगों को चुनने की बारी आती है, कुछ तज्ञ लोगों को चुनने की बारी आती है, तो वहां बेईमान हो जाते हैं। और बेईमान होने के बाद हमारे ही लोगों में से अच्छे लोगों को न चुन करके वह अपनी राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको किसी न किसी बहाने से समाज सेवक बता करके चुनने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पद्धति अब तक चली आ रही थी, मैंने इसको बहुत ही गंभीरता से इसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद मैंने स्वीकृत नगर सेवक की क्राइटेरिया क्या है ये मैंने निकाली, उसको पढ़ा, तो मुझे मालूम चला कि स्वीकृत नगर सेवक के लिए एक महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम में बहुत क्लियर है कि जो तज्ञ लोग हैं समाज के विविध क्षेत्रों के, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला क्षेत्र हो, इस तरह के 6 क्षेत्र दिए गए हैं। इन 6 क्षेत्रों में से जो इसके तज्ञ हैं उनको चुना जाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र से कम एक नगर सेवक आए। यह पालिका में स्वीकृत नगर सेवक का जो कायदा है, कानून है, वो कहता है। लेकिन आप देखिए सुधीर जी, आप शायद महासभा में मौजूद रहे होंगे, पत्रकार हैं तो, और आपने देखा होगा कि जब स्वीकृत नगर सेवकों का नाम लिया गया तो उनकी योग्यता में कुछ भी बताया नहीं गया कि ये योग्य है कि नहीं स्वीकृत नगर सेवक के लायक, और किसके साथ कौन सी योग्यता जुड़ी है। आप मेरे को बताइए सुधीर जी, क्या नवी मुंबई का वह नागरिक जो इनको लाइन में खड़े होकर मतदान करता है, इन लोगों को, उसको यह भी जानने का अधिकार नहीं है कि जो स्वीकृत नगर सेवक हमारे बीच से प्रबुद्ध लोगों को, तज्ञ लोगों को चुने जाने का प्रावधान है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस योग्यता के अनुरूप है कि नहीं है, ये जानने का अधिकार हम लोगों को है कि नहीं है। तो हमने देखा कि ये सारे जो नियम और कायदे हैं, इनको धत्ता बताते हुए या इनको ठेंगा दिखाते हुए जो महानगर पालिका प्रशासन में जिन जिन लोगों के कंधों पर स्वीकृत नगर सेवकों को प्रॉपर तरीके से चुने जाने की जिम्मेदारी है, उन सबों ने बेईमानी किया। इस बेईमानी करने वाले में महानगर पालिका आयुक्त भी शामिल है, इस बेईमानी करने वाले में नवी मुंबई के महापौर भी शामिल हैं, यह बेईमानी करने में नवी मुंबई के
पालिका के सभागृह नेता भी शामिल हैं। यह बेईमानी करने में नवी मुंबई महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता भी शामिल हैं। यह बेईमानी करने में नगर पालिका सचिव भी शामिल हैं। यह बेईमानी करने में मतलब आप समझिए कि ये पूरे लोगों ने मिलकर करके नवी मुंबई की उन जनता का उन लोगों के साथ बेईमानी की है जो लोगों के टैक्स से नवी मुंबई महानगर पालिका चलती है, जिनके निर्णायक मतों से यह चुन करके महानगर पालिका में पहुंचते हैं, और वो सारी व्यवस्थाएं उन्हीं नागरिकों के साथ, उन्हीं मतदाताओं के साथ बेईमानी करने पर तुली है। और मैंने जब सबका सारी चीजें देखी तो मैंने देखा कि जिन लोगों को महानगर पालिका अधिनियम के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स हैं, जिसमें अयोग्य ठहराया जा सकता है नगर सेवकों को, उस रूल पर बैठने वाले लोगों को भी महानगर पालिका में स्वीकृत नगर सेवक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हम इस बारे में मैंने पहले ही महानगर पालिका आयुक्त को लेटर लिखा था ईमेल के जरिए, और उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप कृपया जो राज्य सरकार ने 2012 में क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर रूल 2012 की स्थापना की है, और उसमें जो गाइडलाइन दिया गया हुआ है, जो सेक्शन में निर्धारित गाइडलाइंस हैं, आप उस गाइडलाइंस के अनुरूप ही आप नगर सेवकों के, स्वीकृत नगर सेवकों के नामों का चयन करें और उसे महासभा में स्वीकृति के लिए भेजें। यह मैंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद आयुक्त भी नहीं माने, इसके बावजूद मेयर नहीं माने, या किसी ने नहीं मेरी बातों का तवज्जो दिया, और उन्होंने मनमाने ढंग से कई ऐसे नगर सेवकों का चयन किया जिनके चुनाव में जीत कर आने से या उनके नगर पालिका में रहने से वो लोग महानगर पालिका के कानून को ध्वस्त करने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग हैं। कैसे आप एक लॉ ब्रेकर को लॉ मेकर की जगह पर बिठा सकते हैं, और वो भी उसी संस्था का लॉ मेकर जिस संस्था के कायदे को उन्होंने तोड़ा है। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इनके जब मेरे पास कुछ पुरावे आए और मुंबई हाईकोर्ट के एक फुल बेंच का ऑर्डर मेरे पास है, उसको लेकर के मैंने इन लोगों के पूरे 10 के 10 नगर सेवकों का नॉमिनेशन, जो व्यवस्था है, जो कायदा है, उसके अनुरूप नहीं किया गया है, इसके अगेंस्ट में मैंने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है, जिसका नंबर है 16/2026, और इसकी तारीख आने वाले समय में 9 मार्च को तय की गई है। आयुक्त की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कानून का रक्षण करने की जिम्मेदारी इस वक्त आयुक्त की थी? नहीं, देखिए, अगर आयुक्त के मन में ईमानदारी होती तो वो पहले ऐड निकालते, सार्वजनिक ऐड निकालते और बोलते कि स्वीकृत नगर सेवकों के लिए ये योग्यता निर्धारित की गई है, इसी योग्यता के अनुरूप शहर के जो भी नागरिक स्वीकृत नगर सेवक के रूप में अपना नामांकन करना चाहते हैं, वो आए और अपना नामांकन करें। फिर मैं इन नामों की सूची महासभा के सामने रखूंगा, और इन्हीं नामों में से तुलनात्मक बल के आधार पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उसका चयन करेंगी। तो इससे क्या होता कि कम से कम शहर के जितने भी प्रबुद्ध लोग जो चाहते हैं कि महानगर पालिका में रिप्रेजेंट करके वो अपनी तज्ञता का, अपने अनुभव का, अपने कार्यकुशलता का पालिका को फायदा पहुंचाना चाहते हैं या शहर को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो शामिल होते। और शामिल होने के बाद अगर उनको दरकिनार करके कोई किसी गलत व्यक्ति को चुनता, तो कम से कम वो यह कह पाने में समर्थ होते कि देखो, मैंने नॉमिनेशन किया था, हम जैसे योग्य लोगों को छोड़ करके इन्होंने इन बेईमानों को उठा करके बिठा दिया, तो ये कहने का मौका मिलता। लेकिन पालिका आयुक्त ने यह कहने का मौका भी किसी नागरिक के लिए नहीं छोड़ा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पालिका आयुक्त की थी। उन्होंने अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभाया, और नहीं निभाया तो नहीं निभाया, कम से कम जो लोग पालिका में मेयर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो यह मालूम है कि हमको समाज के प्रबुद्ध लोगों को, हमको समाज के बेहतर लोगों को, बेहतर कुशलता वाले लोगों को हमको पालिका में लाना है, क्योंकि हमको पालिका से अच्छा शासन व्यवस्था करना है। लेकिन इनके मन में बेईमानी है, ये अच्छों को आने नहीं देना चाहते। देखिए, ये दुर्भाग्य है इस शहर का कि जिस लोगों को हम लोगों ने लाइनों में खड़े होकर के धूप, पानी और सांझ की परवाह किए बिना मतदान करते हैं, और उन लोगों के मन में इस शहर के प्रति कितनी बेईमानी भरी हुई है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि हमारे ही प्रति इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं। एक चीज और देखने के लिए मिली
सुनील चौधरी, जिन्होंने स्वीकृत नगर सेवक के लिए नागरिक के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था, उन्हें भी महानगर पालिका उनका जो नॉमिनेशन है या जो निवेदन है वो लेने के लिए तैयार नहीं थी, और वो मांग रही थी कि कुछ ऐसा आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ओर से गठनेता का सिग्नेचर लेके आइए, जबकि रूल ऐसा नहीं है। ही मैं आपको कहना चाहता हूं, जो चौधरी जी के साथ हुआ, आप समझिए कि चौधरी जी स्वयं से नामांकन करने गए तो भी उनका नामांकन नहीं दिया जा रहा था, जबकि यह पालिका आयुक्त का दायित्व है कि वह एडवर्टाइज करते कि समाज में ये योग्यता वाले लोग, जितने भी बेहतर लोग हैं जो शहर की सेवा करना चाहते हैं और पालिका प्रशासन को अपना योगदान देना चाहते हैं, वो आगे आए और आकर के नॉमिनेशन करें। ये पालिका आयुक्त का कर्तव्य था। तो पालिका आयुक्त ने क्या किया, उस व्यक्ति का ही नॉमिनेशन नहीं स्वीकार करने का पद्धति शुरू किया और कहा गठ नेता का सिग्नेचर लेके आओ। क्यों गठ नेता का सिग्नेचर लेके आओ? नॉमिनेशन के लिए क्यों लाना है? सिलेक्शन के लिए भले आप करो, लेकिन नॉमिनेशन के लिए क्यों लाना है? हम रिकमेंडेशन के लिए, आपका नाम आपको रिकमेंड करना है, आप भेजिए। अगर गठ नेता मेरा सिलेक्शन करेगा ठीक है, नहीं करेगा ठीक है, लेकिन आप भेजिए तो मेरा नाम। आप एडवर्टाइज तो कीजिए जिससे कि गठ नेता को भी मालूम हो, विरोधी पक्ष नेता को भी मालूम हो, सभागृह नेता को भी मालूम हो, महापौर को भी मालूम हो कि नहीं भाई, स्वीकृत नगर सेवक चुनना है तो हम लोग को इस कायदे का पालन करना पड़ेगा। ये मालूमात तो होना चाहिए कि नहीं? आपको लगता है कि जिस तरह से स्वीकृत नगर सेवकों के मामले में हुआ, उसी तरह से परिवहन समिति के सदस्यों के चयन में भी इसी तरह की प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ? देखिए, इसके पहले भी आपने जब मेरा एक इंटरव्यू किया था तो मैंने बताया था कि परिवहन समिति का जिस तरीके से चुनाव किया गया है वो बिल्कुल ही गैर वाजिब है और नियम के खिलाफ है, क्योंकि नियम कहता है कि परिवहन समिति का चुनाव भी उसी प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से होगा जिस प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से स्वीकृत नगर सेवक होना है, या जिस प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है, या जिस प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से बाकी की कमेटियों का चुनाव होता है, वैसे ही परिवहन कमेटी का भी होना था। लेकिन यहां आपने देखा कि 12 के 12 सदस्य एक ही पार्टी से चुने गए और उसमें बहुमत को आधार बनाया गया है, जो कि बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल नियम के खिलाफ है और जो एक्ट में निहित है उसके बिल्कुल विपरीत है। तो जब पालिका के एक्ट का संरक्षक कौन है? मेयर है। पालिका के एक्ट का संरक्षक कौन है? महासभा है। जब वही इस तरह से पालिका के एक्ट का उल्लंघन करेगी तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ऐसा लगता है उसमें एक कोर्ट का पेपर दिखा रहे हैं जिसमें कोर्ट ने एक आदेश दिया, कल्याण डोंबिवली के परिवहन समिति का मामला है, जिसमें उसने एक ही पार्टी के 12 सदस्यों के चयन पर फैसला दिया कोर्ट ने। तो संभवतः जो बीजेपी है उसी आधार को आगे करके कह रही है कि जब नियम में संदिग्धता है तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। नहीं, देखिए, आपको एक बात बताऊं, जहां एक्ट बिल्कुल क्लियर हो, कोर्ट को एक्ट को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, लेकिन जहां को एक्ट बिल्कुल क्लियर हो कि नहीं प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से भी इसका चुनाव कराना है, ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है, तो बिना उस एक्ट में अमेंडमेंट किए अगर कोर्ट का ऐसा कोई आदेश आया था तो कोर्ट के आदेश के अनुरूप आप एक्ट में अमेंडमेंट करते। राज्य सरकार का कर्तव्य था कि एक्ट में अमेंडमेंट करती, लेकिन एक्ट में अमेंडमेंट नहीं है। दूसरी चीज कि उसके बाद जो 2011 में 2012 में जो कुछ डिसीजन आए हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जिस तरीके का माने कोई भी पालिका की किसी भी समिति का चुनाव सिर्फ प्रोपोर्शनेट वैल्यू में ही हो सकता है, और जहां पर मान लीजिए कि आंकड़ा कम पड़ रहा है प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से, तो वहां पर जो है वो भी जिसका सबसे बड़ा आंकड़ा रहेगा वो पहले चुन लेगा, उसके बाद उस दूसरे का चुनाव आएगा, फिर तीसरे का, जो वो जैसा उसका जो चुनने का 2 साल 2.5 साल 1 साल का जो पीरियड रहता है वो उस हिसाब से बदलेगा। तो वो बहुत क्लियर है। जब इतना क्लियर एक्ट है तो वैसे में जो परिवहन समिति का चुनाव हुआ है, अगर जो लोग मान लीजिए परिवहन समिति के लिए इच्छुक है, सब कुछ लोग चाहेंगे कि राजू मोहन मिश्रा जैसा कोई आम नागरिक जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो कभी राजनीति के फील्ड में गया नहीं और न उसकी योग्यता इस लायक है कि वो स्वीकृत नगर सेवक या ट्रांसपोर्ट कमेटी का मेंबर हो सकता है, लेकिन मैं उतना न होने के बावजूद मैं कम से कम शहर के नागरिकों के साथ जो बेईमानी हो रही है उसके खिलाफ कोर्ट में गया। तो वैसे क्या जिन परिवहन समिति के लोगों का चयन नहीं हो पाया या जो लोग इच्छुक थे वो नहीं हो पाए, तो क्या वो कम से कम अपने अधिकार के लिए कोर्ट नहीं जा सकते? नहीं, लेकिन मैंने विरोधी पक्ष नेता से खुद पूछा कि क्या आपका कानूनी पहल क्या होगी। उन्होंने कहा कि कानूनी पहल करने की जरूरत क्या है, इसमें हम जाएंगे अपने नगर विकास मंत्री के पास, उनसे गुहार लगाएंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा।
नहीं, निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि भाई मैं मानता हूं कि चूंकि नगर विकास मंत्री जो है एक नाथ शिंदे हैं और शिवसेना के ही जो नॉमिनेशन जो डाला था शिवसेना ने उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो मैं समझ गया कि वो कर सकते हैं ये काम। लेकिन अगर नहीं होता है तो मैं कहता हूं जो परिवहन समिति के लिए इच्छुक लोग हैं वो क्यों नहीं जा रहे कोर्ट में? क्यों चाहता है हर कोई कि शिवाजी पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में, मेरे घर में नहीं? ये भावना क्यों है इस शहर में? यह शहर क्यों नहीं सोचता कि केवल एक दो लोग, चार लोग ही क्यों फाइट कर रहे हैं आपके राइट्स को लेकर के? आप कब जगेंगे? और दूसरी बात कि यही वह शहर उस व्यक्ति के पीछे भी खड़ा नहीं होता जो व्यक्ति उनके राइट्स के लिए लड़ता है। तो यह दुर्भाग्य जो है, यह दुर्भाग्य जो है, मतदाताओं की यह उदासीनता, शहर के नागरिकों की यह उदासीनता ही वो मूल जड़ है जो हमारे नेताओं का मनोबल इतना बढ़ा रही है कि वो हमारे साथ भी बेईमानी करने से नहीं बाज आ रहे। अब 9 तारीख को क्या होगा, जिस दिन तारीख आपकी सुनवाई कर रहे हैं कि 9 मार्च को सुनवाई होने वाली, क्या है रिजल्ट की क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अदालत से सर्वोपरि कोई नहीं है, न राजीव मोहन मिश्रा है, न स्टेट गवर्नमेंट है, न कोई है, और न कोई विधायक, न कोई ऐसा खासदार है। अदालत अदालत है, किसी भी कानून को इंटरप्रेट करने का अधिकार अदालत को है और अदालत जो निर्णय लेगी, अदालत के पास जितने मेरे पास मजबूत सबूत थे, जितने भी मजबूत एविडेंस हैं, सब मैंने अपनी तरफ से लगाया है और मुझे उम्मीद है कि मेरा पिटीशन जो है अदालत में अच्छे तरीके से चलेगा और शायद जो मेरी मांग है वो स्वीकार की जाएगी। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे राजीव मोहन मिश्रा जी को, वरिष्ठ पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट और कानून के तमाम मामलों को लेकर गंभीरता से आप पहल करते रहे हैं। इन्होंने नई याचिका जो दाखिल की है जिसपे 9 मार्च को सुनवाई होनी है, अब देखना होगा कि कोर्ट इसमें कौन सा रुख अपनाता है और इस पूरे मुद्दे पर कौन सा फैसला देता है। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।